नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। बीवीआर मिसाइल की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट होते हुए भी हम उनकी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कि Su-30 MKI की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन इसमें लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल एब्सेंट होने की वजह से बालाकोट के बाद ये पाकिस्तान की जेट पर मिसाइल को फायर नहीं कर पा रहे थे। भले ही आप दुश्मन पर रडार लॉक कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपके पास मिसाइल मौजूद नहीं होंगे तो आप कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत के पास अस्त्र मिसाइल आने के बाद और इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल करने के बाद ये इंडियन एयरफोर्स की बीवीआर कैपेबिलिटीज को काफ़ी हद तक बेहतर करने वाले हैं। हालांकि अभी हमारे पास मेट्योर मिसाइल भी आ चुकी है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बीवीआर मिसाइल है, लेकिन उसे सिर्फ राफेल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर जेट से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वर्जन में कुछ और चेंजेस करने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि अभी इसमें एक नई इंडिजिनस सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रशियन सीकर के मुकाबले हमको बेहतर एक्यूरेसी और बेहतर काउंटर मेजर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला है। यानी कि जब दुश्मन की तरफ से इसको जैम करने की कोशिश किया जाएगा तो ये प्रीवियस अस्त्र मिसाइल के मुकाबले बेहतर जैमिंग रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला है। अभी आप इसको यूएस की एमराम C5 मिसाइल से भी बेहतर मिसाइल कह सकते हैं, और अभी इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी चालू हो चुका है। लेकिन जब इसकी फाइनल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा तो सेम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल हमको कुछ नए चेंजेस के साथ देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इसकी सीकर के साथ साथ इसकी प्रोपेलेंट में भी कुछ बदलाव करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे ये हमको बेहतर रेंज के साथ साथ बेहतर नो एस्केप जोन भी प्रोवाइड करने वाला है। और ये पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एमराम C5 मिसाइल या चाइनीज ऑरिजिन PL-12 या SD-10 मिसाइल से बेहतर परफॉर्म करने वाला है। साथ ही इसकी अभी कई और वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जिनमें से एक इसकी शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी के अंदर आने वाली इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल होने वाली है, और इसमें अभी थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसको हाई स्पीड में बेहतर टर्न्स को लेने में मदद करने वाला है। साथ ही इसके एक और वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि डुअल बैंड सीकर के साथ आने वाली है। यानी कि इसमें बोथ RF सीकर के साथ साथ IR सीकर भी मौजूद होने वाला है, जिससे इसको जैम करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दुश्मन को ये पता नहीं चलने वाला है कि उस पर रडार गाइडेड मिसाइल को फायर किया गया या फिर उसके ऊपर इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल को फायर किया गया है, जिस वजह से वो सही काउंटर मेजर सिस्टम को ड्रॉप नहीं कर पाएगा और तब तक मिसाइल उसको हिट कर चुका होगा। इन दोनों मिसाइल की डेवलपमेंट ट्रायल 2023 तक शुरू करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अभी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनमें से मार्क 2 वर्जन को जल्दी ही तैयार कर लिया जाएगा और इसमें एक डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, और बस कुछ महीनों के अंदर यानी कि 2-3 महीनों के अंदर ही अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 5 सुखोई को टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है, ताकि जल्दी से इसकी टेस्टिंग को किया जा सके। आगे चल के SFDR मिसाइल भी बनाया जाने वाला है, जो कि अस्त्र मिसाइल की मार्क 3 मिसाइल होने वाला है, लेकिन इसको डेवलप करने में अभी कम से कम 4 से 5 साल लगने वाले हैं। अगला अपडेट मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तरफ से अभी HAL के पास टाइटेनियम सुपर अलॉय बेस कंसाइनमेंट को भेजा गया है, और मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इनको आगे चल के HAL की तरफ से तेजस में या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्मली जितने भी एरोस्पेस रिलेटेड हार्डवेयर या बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें टाइटेनियम बेस्ड अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और भारत में मिस्र धातु निगम लिमिटेड अकेला ऐसा कंपनी है जो कि HAL को इन मेटल को सप्लाई कर सकता है। सिर्फ टाइटेनियम अलॉय नहीं, बल्कि मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से अभी HAL को स्पेशलिटी अलॉयज, सुपर अलॉयज और स्पेशल स्टील को भी सप्लाई किया जाता है, जिनको HAL अपनी अलग अलग एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को बनाने में इस्तेमाल करता आ रहा है। और HAL की पूरी रिक्वायरमेंट का लगभग 50% अभी सिर्फ मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किया जाता है, जबकि इससे पहले इन सभी को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। हाल ही में मिस्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से हाई परफॉर्मेंस टाइटेनियम अलॉय को HAL को भी सप्लाई किया गया था, और उनको HAL की तरफ से भी
एमका की पहली प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा एरो इंजन के कंपोनेंट्स के लिए जिन हाई परफॉर्मेंस अलॉयज की ज़रूरत पड़ती है उनको भी अभी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से बनाना शुरू किया जा चुका है, जिस वजह से आगे चल के एरो इंजन को बनाने के लिए, इनकी कुछ पार्ट्स को बनाने के लिए हमें सेम मेटेरियल्स को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही एचएएल की सभी मेजर प्रोजेक्ट जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी सभी मेटल्स और कॉम्पोजिट मटेरियल्स को ही मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किया गया है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन्स को लेके है। स्वार्म ड्रोन की सेगमेंट में अभी तक भारत अपने राइवल्स के मुकाबले पीछे चल रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे भारत की तरफ से स्वार्म ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को देखते हुए उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और ये साइज में छोटे होने के बावजूद भी दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आर्मी की तरफ से पिछले साल अपने स्वार्म ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था, तब इनको डेमो के तौर पर एक T-55 टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे साफ होता है कि आगे चल के अगर बड़ी मात्रा में स्वार्म ड्रोन को हम इंडक्ट करते हैं और इनको डेवलप कर पाते हैं तो इनको दुश्मन की टैंक्स के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे फायदा ये होगा कि दुश्मन की जो टैंक्स होते हैं उनकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 5 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और एक नॉर्मल ग्राउंड बेस्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इनका जो रेंज होता है वो 4 किलोमीटर के आसपास होता है। तो जब भी किसी इन्फेंट्री यूनिट को टैंक के साथ एंगेज होना पड़ता है तो उनको टैंक्स की फायरिंग रेंज के अंदर जाना पड़ता है और तब जाके वो दुश्मन के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन्स को लाइन ऑफ साइट के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी जो मिनिमम एंगेजमेंट रेंज होती है वो 20 से 25 किलोमीटर तक होती है, जिस वजह से हम दुश्मन के टैंक से काफ़ी दूर रहकर भी उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। अब ये काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना या डिस्ट्रॉय करना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉर्मली हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर को टारगेट कर सकते हैं। अब ड्रोन्स की बात करें तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। साथ ही ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं, तो इनको कैमिकाजी अटैक करने के लिए हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसकी जगह दूसरी ड्रोन ले सकता है, और एक हेलीकॉप्टर की कीमत में हम हजारों की तादाद में ड्रोन को तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ टैंक नहीं बल्कि दुश्मन की किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को भी ड्रोन की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और आप सोचिए कि अगर एक ही बार में दुश्मन के ऊपर 100 से 200 ड्रोन से हमला किया जाता है तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि बेहतरीन ड्रोन को बना सकते हैं। अभी हाल ही में राफे और न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ आर्मी की तरफ से स्वार्म ड्रोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है, और इसके अलावा वेदा डिफेंस, दक्षक अनमैन्ड और यहाँ तक कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी लेवल 2 स्टैंडर्ड के मिलिट्री ड्रोन को बनाया जा रहा है, जिनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी टेस्ट भी किया जा चुका है और इनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया था। लेकिन मिलिट्री यूज के लिए हमको कम से कम लेवल 3 स्टैंडर्ड की ड्रोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से अभी हमको और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, और तब जाके हम एक ड्रोन की इकोसिस्टम को तैयार कर पाएंगे और आगे चल के बड़ी मात्रा में स्वार्म ड्रोन को डेवलप कर पाएंगे। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे से पता चला है कि पाकिस्तान अभी काफ़ी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को इंक्रीज कर रहा है। यूएस बेस्ड एक मैगजीन की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से अभी 2025 तक लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरेट को बनाने का प्लान किया जा चुका है। और अभी की बात करें तो अभी पाकिस्तान के पास 165 के आसपास न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद होने की खबर सामने आई थी, यानी कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान कम से कम 30 से 35 वॉरेट को बनाने की कोशिश करने वाला है। यूएस बेस्ड मैगजीन की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान मेनली अपने न्यूक्लियर वेपन को भारत की न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मैच करने के लिए बना रहा है। और वैसे भी भारत का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के हिसाब से पाकिस्तान के लिए भारत न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, और अगर पाकिस्तान के साथ जंग होता है तो उसको कन्वेंशनल वॉरफेयर की मदद से ही भारत आसानी से हरा सकता है। लेकिन बदले में पाकिस्तान को पता है कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत को कभी भी हरा नहीं पाएंगे, और इसी वजह से वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 की शुरुआत में एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी
690 ग्राम के आसपास ट्रिटियम को बना लिया गया था, जिससे वो 100 के आसपास न्यूक्लियर वेपन को बनाने के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी गैरिशन और एयरफोर्स के बेसेस के पास कई सारे लॉन्चिंग फैसिलिटी को भी स्पॉट किया गया था, जो कि मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटी हो सकते हैं। साथ ही पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम की फैसिलिटीज और उनकी साइज को भी काफी हद तक इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉरेट की स्टॉक फाइल को इंक्रीज करने में मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।